हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस सेशन में हम लोग 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी तरह के एमसीक्यूज़ के आने की बहुत ज़्यादा संभावना भी रहती है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, आप देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी, जीडीए, टीचर्स, दरोगा, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कट ऑफ को क्लियर कर पाना मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो इस तरह की कट ऑफ को क्लियर करवाएंगे। हमारा जो सीरीज़ चल रही है इस चीज़ की, जो एमसीक्यूज़ जो हम बनाते हैं उनका लेवल और स्टैंडर्ड वही है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर अब एक लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसीलिए कट ऑफ से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि हम जो है कट ऑफ को क्लियर करवा पाएँ। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ना, इसमें हम अब तक 31 वीडियो बना चुके हैं और ये हमारी 32वीं वीडियो है। तो जिन बच्चों ने अब तक ये नहीं देखी है तो वो वीडियोस को देखें जाकर और फिर आप खुद जज कीजिए। अब ये देखिए, आपको अपने आप में ही गारंटी हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे ना तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपको हर तरीके का क्वेश्चन आता होगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि हमने अपनी कम्युनिटी में दिया था। हम अपनी कम्युनिटी में डेली क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जो कि सिर्फ 73% बच्चों ने ही सही किया है। इसका मतलब यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज थे। देखो, क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो होती है नाइट में होती है, डे एंड नाइट, दिन और रात में होती है, या दिन या रात में। अब देखो, इन क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है, या दिन और रात या दिन या रात, ये यहाँ पे कंफ्यूजन है, और या फिर ओनली डे। अब देखो, ये लाजमी है कि यहाँ पर कंफ्यूजन होना, क्योंकि हमने अपनी किताबों में जो अभी तक पढ़ा है वो हमने यही पढ़ा है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, वो सनलाइट की ही प्रेजेंस में होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में होता है। अब लेकिन सही आंसर ये है, तो ये सही आंसर कैसे है, दिन या रात, ये सही आंसर है। अब देखो, इसको हम यहाँ से समझते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सूरज। ठीक है, अब सूरज की ही प्रेजेंस में सोलर एनर्जी आई, ठीक है, सनलाइट आई, मतलब सूर्य का प्रकाश आया, उसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 वाटर के, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, और फिर हमें ग्लूकोज मिला, और 6 जो है वो हमें ऑक्सीजन के मिले। अब ये हमारी किताबों में जो हमने बचपन से पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि सूर्य के प्रकाश में होता है, लेकिन अब एग्ज़ाम में देखो, ये हायर लेवल पर थोड़ा सा ऐसे आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि यहाँ पर और लिखा था जो हमने पीछे पढ़ा था। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण है वो मून की लाइट में भी होता है। मून का मतलब क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा की लाइट में भी होता है। अब ये कौन करते हैं, ये कौन से पेड़ पौधे करते हैं, तो ये मैक्सिमली करते हैं एल्गे। एल्गे का मतलब है यहाँ पर है शैवाल। ठीक है, कौन करते हैं, शैवाल। तो भाई, मून की लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता है और सन की लाइट में तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हुआ ना कितना बड़ा कंफ्यूजन। अब ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो हम गलत करके आ जाते हैं और हम कट ऑफ से पीछे हो जाते हैं। तो हम ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस देते हैं। तो अगर हम ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये तो हमारे लिए फ्री के नंबर हो जाएंगे ना। ठीक है, तो हमारी कम्युनिटी में प्रैक्टिस करते रहिए जाके क्वेश्चंस की। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए ऐसे ही है, ये हमने अपनी कम्युनिटी में दिया था कि इसमें पूछा है कि वाइट कलर ऑफ द मिल्क इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब जो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ना, दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद ही होता है, तो वो किसके कारण होता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है ना, पपीते का पीला क्यों होता है, दूध का सफ़ेद क्यों होता है। तो ये भी ऐसा ही इनमें से एक क्वेश्चन है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। तो इसका सही आंसर है, देखो, कैजीन है। कैजीन इसका सही आंसर है। लेकिन देखो, सभी बच्चों ने क्या करा है, 13% ने लैक्टोज दिया, 13% ने एल्बुमिन दिया और कैरोटीन दिया। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं कि लैक्टोज क्या होता है। देखिए, जो लैक्टोज है ये जो है ये मिल्क शुगर है। मिल्क शुगर का क्या मतलब है कि वो वाली मिठास, चीनी, जो दूध की जो चीनी है जो कि दूध को एक मिठास देती है,
ये वो है, ये कलर से इसका कोई संबंध नहीं है। इसी तरह से एल्बुमिन, एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ब्लड का मतलब है रक्त में पाया जाता है, ठीक है। और कैरोटीन क्या है? कैरोटीन है ये एक येलो मतलब पीला या फिर संतरी, है ना, पीला या फिर संतरी रंग का होता है। ये फ्रूट्स मतलब फल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों में पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसी के अंदर जो है विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है जो कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है। और हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाँ मिल्क के कलर की बात करी गई थी, तो ये केजीन ही आएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देने से पहले इसी तरह के, ये हमारी सीरीज जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी सीरीज़ है ये 32वीं वीडियो है। इसी तरह से हम लोग जो है वो जीएस की और पॉलिटी की चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया है कि आपको बुक या इंटरनेट कुछ भी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके एमसीक्यूज़ बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। इसी तरह से हमने करंट अफेयर की जो मंथली मतलब हर महीने की एक तरह की मैगज़ीन है, उसमें भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिए गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमने पूरे साल का 2023 के जो करंट अफेयर हैं वो 2 वीडियोस में करवा रखे हैं। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम आता है तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और जनवरी की जो है हमने मंथ की वो हमने डाल दी है। और ट्रिक को आप जाकर देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक्स दे रखी हैं, बहुत इजी तरीके से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारी मेंस आंसर राइटिंग के जो टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम वो भी करवाते हैं। अगर आपको, देखो ये तो चैनल की बात हो गई, अगर आपको कम्युनिटी में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें इन्हीं के नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना उसमें आप लिख कर बताइए, ठीक है, कि हमें इस क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व करवा दीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया क्या है? देखो डिप्थेरिया जो होता है क्या वो फंगल इन्फेक्शन से होता है या वायरल इन्फेक्शन मतलब विषाणु के जनित संक्रमण के द्वारा हो रहा है, या जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवांशिक विकार है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या जीवाणु संक्रमण है। तो डिप्थेरिया जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सबसे पहली बात है कि डिप्थेरिया होता क्या है। ये देखो डिप्थेरिया जो है ये एक कॉन्टेगुअस इन्फेक्शन है, मतलब कि नोज़ मतलब नाक और थ्रोट मतलब है गला, ये गले में इन्फेक्शन होता है, नाक में और गले में इन्फेक्शन होता है। और ये एक इंसान को दूसरे इंसान से भी लग जाता है। और ये जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि जैसे हमारा माउथ हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गई, है ना, एल्वियोली जो लंग्स हो गए, ये इस पूरे एरिया को अफेक्ट करता है। तो ये है डिप्थेरिया। तो ये किससे हुआ? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका बैक्टीरिया कौन सा है? इसका जो बैक्टीरिया है वो है कॉरिनेबैक्टीरियम। अब इस तरह के बैक्टीरिया के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, कॉरिनेबैक्टीरियम, डिप्थेरे, ये याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें, डिप्थेरिया तो इससे हो रहा है, लेकिन जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि टीबी मतलब तपेदिक हो गई, कोलेरा मतलब कि हैजा हो गया, ठीक है, लेप्रोसी जैसे कि कोढ़ हो गया, तो ये सारी बीमारियां भी इसी बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होती हैं। अब अगर फंगस की बात करें, फंगस का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एथलीट फूट किससे होता है, तो वो फंगस से होता है। वायरल का अगर देखें तो वायरल के बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस जी का येलो फीवर, ये सारे हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस ये है रंग बोध की अक्षमता, कि रंगों का नहीं पता चलता इसमें कि ये लाल रंग है, नीला रंग है, हरा रंग है, इन रंगों में कन्फ्यूज़न होता है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएम वानी। पीएम वानी इज़ लॉन्च बाय, ये देखो ये जो है पीएम वानी स्कीम ये किसने लॉन्च करी है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने करी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा करी गई है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आर्थिक मामलों का विभाग, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कृषि विभाग। अब देखो इसका आंसर हम यहीं से ढूंढ के बनाएंगे, ठीक है। अब देखो PM वाणी, सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। PM का मतलब क्या हो गया, प्रधानमंत्री, ठीक है। और W से है, यहाँ पर है वाईफाई, क्या है, वाईफाई, वाईफाई, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री वाईफाई। A से है एक्सेस, मतलब पहुँच की बात है यहाँ पर। और N से है यहाँ पर नेटवर्क, ठीक है। और I से है इंटरफेस। अब ये इस फुल फॉर्म इसलिए बताई है कि ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, ऐसे ही एग्ज़ाम्स में इनकी फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो वाईफाई क्या होता है, जिससे इंटरनेट चलता है। अब वो सभी को मिले, देखो एक्सेस को हम लोग सुविधाजनक बनाएंगे, और नेटवर्क, पूरा नेटवर्क फैला देंगे दूर दूर तक के इलाके में। तो अब ऑप्शन में ही आप देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यही ऑप्शन आएगा, टेली कम्युनिकेशन, क्योंकि इससे क्या होता है, इंटरनेट सबके फ़ोन में जाएगा, ठीक है। तो दूर संचार विभाग ही इसे लॉन्च करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये लॉन्च कब हुई थी, हम ये देख लेते हैं। तो ये लॉन्च हुई थी 2020 में, अभी की नहीं है, 2020 में है। तो यहाँ पर मेन एम है क्या, ये जितने भी सार्वजनिक स्थल है ना, उनमें वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। सार्वजनिक स्थल मतलब क्या है, पब्लिक प्लेसेस पर, ठीक है। अब पहले हमारा क्या हुआ, सबसे पहले तो डिजिटल क्रांति आई थी, है ना। डिजिटल क्रांति के बाद अब वाईफाई क्रांति की बात है, जिससे कि अच्छे से डिजिटलाइजेशन हमारी कंट्री में विदाउट किसी भी प्रॉब्लम के डिजिटलाइजेशन हो सके, ये इसका मेन एम है। चलो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। यहाँ कंकरेंट लिस्ट की बात करी गई है, मतलब समवर्ती सूची की सूची जो है वो हमारे भारत के संविधान ने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से उधार ली है, ठीक है, किसके संविधान से ली गई है। तो उसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। अब देखो आप सभी को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की सूचियां हैं, एक है यूनियन लिस्ट, और एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिन सब्जेक्ट्स पर, जिन विषयों पर सिर्फ यूनियन ही कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट वो है जिन पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकते हैं, और कॉन्करेंट वो है जहाँ पर यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ राज्य आ गए और यहाँ पर क्या आ गया, केंद्र आ गए, यहाँ पर दोनों आ गए, दोनों बना सकते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया क्या है कॉन्करेंट लिस्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट का ऑप्शन प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखो जापान से क्या लिया गया है, हम ये भी देख लेते हैं। तो जापान से लिया गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये ऑप्शन हमने कहाँ से लिया गया है, ये जापान से लिया गया है। और कनाडा से क्या लिया है, कनाडा से लिया गया है फेडरेशन का कंसेप्ट लिया गया है, जिसमें कि सेंटर को बहुत स्ट्रांग माना गया है, मतलब मजबूत केंद्र है। यहाँ पर हमारे देश में क्या है, केंद्र बहुत ज़्यादा मजबूत है। इमरजेंसी में किसकी चलती है, केंद्र की चलती है। फेडरेशन तो है लेकिन चलेगी किसकी, केंद्र की चलेगी। और यूएसए से क्या लिया गया है, अमेरिका से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट, मतलब मूल अधिकार लिए गए हैं। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक समीक्षा। क्या लिया गया है, न्यायिक समीक्षा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, नोट करते हुए चलिए और याद करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डंपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या है, ये डंपिंग के बारे में बात करी जा रही है। डंपिंग एक कीमत भेदभाव का रूप है, विद इन द इंडस्ट्री में है, नेशनल लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर है, या लोकल लेवल पर है। देखो पहले डंपिंग समझ लेते हैं, डंपिंग है क्या। डंपिंग क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जो किसी देश ने, ठीक है, किसी देश ने मतलब कंट्री ने या फिर किसी कंपनी ने अपने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, अपने यहाँ पर बनाया है और फिर उसको एक्सपोर्ट मतलब निर्यात कर दिया है, निर्यात कर दिया है। फॉरेन मतलब है विदेशी मार्केट में, ठीक है, विदेशी मार्केट में उसको एक्सपोर्ट कर दिया है, निर्यात कर दिया है। लेकिन उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, जहाँ पर उसकी जो लागत थी,
उस लागत से भी कम रुपए में इसको यहाँ पर बेचा गया है। अब देखो, अब ऐसा काम कौन कर सकता है? ऐसा काम ज़्यादातर चाइना करता है। चाइना क्या करता है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, कोई पेन है या कुछ भी है, ठीक है, पेन कॉपी कुछ भी उसने बनाया, मानो वो चीज़ उसने अपने यहाँ पर जो बनाई है वो उसने बनाई है 10 रुपये की बनाई है, ठीक है, 10 रुपये की बनाई है। लेकिन उसने क्या करा कि जब दूसरे विदेश में उसको बेचा तो उसने उसको 7 रुपये का ही बेच दिया। इतनी तो उसकी देखो लागत भी नहीं थी। क्या 7 रुपये का यहाँ बना था? नहीं बना था। यहाँ पे जो उसकी लागत लगी थी वो 10 रुपये लगी थी, लेकिन बेचा कितने का उसने? यहाँ पे बेच दिया 7 रुपये का। अब जो यहाँ पर ये जो, तो ये एक तरह से उसने उसको लॉस में बेच दिया है ना, लॉस में बेच दिया। तो जो विदेशी जो भी कोई देश होगा वहाँ पर, तो विदेश में क्या हुआ, वहाँ की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको बहुत घाटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तो वो चीज़ जो है वो 10 की बना के कितने की बेचेंगे? 12 की। तो लोग क्या करेंगे? 12 रुपये को खरीदने की बजाय क्या खरीदेंगे? 7 रुपये का खरीदेंगे। तो यहाँ की डोमेस्टिक मार्केट तो पूरी क्या हो गई? डाउन हो गई। मतलब घरेलू, जो घरेलू मार्केट है वो पूरी कहाँ चली गई? नुकसान में, क्योंकि उनकी तो बिक्री हो ही नहीं रही, ठीक है। तो अब इस चीज़ से नुकसान होता है किसको? जिस देश में डंपिंग करी जाती है वहाँ पर नुकसान होता है, ठीक है। और इसी चीज़ को, इस चीज़ का रिजल्ट क्या होता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कही जाती है ये, ठीक है। तो ये चाइना का माल, चाइना का माल, हर कोई चाइना का माल खरीदता है क्योंकि वो बहुत सस्ता होता है। तो हमारे देश को क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। तो यही है डंपिंग। तो अब देखो, हमने देखा तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर है, तो कितना गलत असर पड़ा इंटरनेशनल लेवल पर, तो यही इसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7 में, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, मतलब सोने का, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, चाइना, वियतनाम, कनाडा। तो ये चाइना ही है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पर चाइना में ही प्रोडक्शन होता है गोल्ड का। सेकंड नंबर पर होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, और फिर थर्ड नंबर पर होता है रशिया में। तो ये याद कर लेना, ये वाला क्वेश्चन। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल रिलेटेड टू, इसका संबंध किससे है? स्कीम फॉर प्रमोटिंग यंग टैलेंट इन साइंस, विज्ञान में युवा प्रतिभा को प्रोत्साहन देना, क्या इससे है? या फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग विक्टिम, तस्करी पीड़ित का पुनर्वास करना, क्या इससे है? या फिर जेंडर, टू एड्रेस द जेंडर गैप इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान में लैंगिक असमानता से निपटने से इससे है? या फिर इसरो जो है वो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो है उनको स्पॉन्सर्ड करता है, मतलब इसरो के द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का आयोजन किससे है? अब देखो, इसको भी हम इसी समझते हैं कि स्वाति पोर्टल होता क्या है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पर एस से है, मतलब है साइंस, ठीक है। क्या है? साइंस। तो साइंस फॉर वुमेन, डब्ल्यू से है वुमेन की यहाँ बात हो रही है, साइंस फॉर वुमेन। ए से है ए, टी से है टेक्नोलॉजी, और आई से हो गया इनोवेशन, ठीक है। क्या हो गया? इनोवेशन। इसका मतलब कि यहाँ पर वुमेन के लिए साइंस की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात हो रही है। तो अगर हमें सिर्फ फुल फॉर्म भी पता हो तो हम सही आंसर पे अपने आप आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? टू एड्रेस द जेंडर गैप, मतलब है लैंगिक असमानता से निपटना है, मतलब मेल और फीमेल में दोनों में इक्वालिटी लाना है। किसके कंसेप्ट में? साइंस, क्योंकि साइंस जो है वो लड़कियां बहुत कम लेती हैं, और यहाँ पर हमें यहाँ विज्ञान जो है लड़कियां बहुत कम लेती हैं, है ना। साइंस साइड लड़कियां बहुत ज़्यादा कम लेती हैं। तो अब गवर्नमेंट जो है वो लड़कियों को या वुमेन को बढ़ावा दे रही है। वो ये चाह रही है कि स्टेम जो प्रोग्राम है, स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसमें वुमेन्स को आगे लाया जाए, और इसी के लिए ये स्वाति पोर्टल खोला गया है। और धीरे धीरे इतना आगे लाया जाए कि मेल और फीमेल दोनों में ही साइंस की इक्वालिटी हो सके, ठीक है। तो ये है स्वाति पोर्टल। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इसमें से किसी में भी कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन करके हमें बताइए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी यह फ़ायदा हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।